गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको पता है ना सर कि आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम है अब की बार यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं वो सीधे के सीधे आपके एग्जाम में आता है, और ये प्रत्येक साल का मेरा रूल है सर। क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आता हूं इसके पीछे मैं मेहनत करता हूं सर, इस पे चर्चा करता हूं कि शायद यही क्वेश्चन किस पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। क्योंकि आपका सिलेबस एक सीमित है, आपका सिलेबस एक कटोरी में, एक मुट्ठी में बंधा हुआ है। बस इस मुट्ठी को खोलना है और आपको इस मुट्ठी के चारों तरफ घूमना है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और क्या सिलेबस है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को तांडव करना है, तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा सर। और मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का मैं करवाऊंगा पक्का। तू सब कहेगा अरे मास्टर तू का है जो तू पक्का कराएगा, तू ही बिहार सरकार है या तू ही यूपी सरकार है या तू ही झारखंड सरकार है। सर मैं अपने माध्यम से आप सबकी सिलेक्शन पक्का करवाऊंगा। देखिए, और आज का जो भी क्वेश्चन लेकर के आया हूं ना, उस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको बनाना होगा। ये संदीप कुमार का कसम है चिल्ला, सबसे पहले आपको बनाना होगा, और जब आपसे नहीं बनेगा तभी मेरा वीडियो का सोल्यूशन देखिएगा, ठीक ना। आपके सामने पहला क्वेश्चन जब मैं पेश करूंगा तो वीडियो को आप लोग रोक दीजिएगा, और सबसे पहले कॉपी कलम लेकर के बैठना है और सबसे पहले आपको बनाना है, और आपको बना करके उसका आंसर कॉमेंट करना है। सर ये मां सरस्वती का कसम है, क्योंकि सर जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन मेरा भी सिलेक्शन होगा सर। क्योंकि आपके ऊपर मैं नाचता हूं सर और मेरे ऊपर आप नाचते हैं, तो हम दोनों का एक भाई का रिश्ता है, और ये भाई का रिश्ता बरकरार रखना चाहिए सर। क्योंकि जितने आपके लिए मैं मेहनत करता हूं ना, उतना ही आपको दुगना मेहनत करना होगा अपने सिलेक्शन के लिए, ठीक ना। तो चलते हैं, आप सबके सामने क्वेश्चन को करता हूं पेश। और सबसे पहले ये है ना कि जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना, तो ये सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि जाकर के पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना। और नहीं ज्वाइन करेगा तो बड़ा लफड़ा होगा सर जी। आइए, क्योंकि वहाँ पे सारे पीडीएफ जाता है और आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दूंगा जो आपके एग्जाम में टैली करेगा सेम टू सेम, ठीक ना। आइए देखते हैं सर, और आपके सामने पहला क्वेश्चन का करता हूँ मुलाकात। और ये पहला क्वेश्चन जो है ना क्या है, तो खेला होबे वाला क्वेश्चन है। कहता है ना कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आप तो इस क्वेश्चन में 1-2 मिनट समय दीजिएगा, वीडियो को रोक करके सबसे पहले कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। कहता है क्या सर कि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी। अच्छा, एक चाय है जिसमें 20% पहले क्या हुआ सर, तो 20% पहले बढ़ोतरी हुआ, पहले बढ़ी। 20% क्या हुआ, पहले बढ़ोतरी हुआ, यही ना बोला। 20% की सबसे पहले क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ, ठीक ना। बढ़ोतरी हुआ कितना प्रतिशत की, 20% की सबसे पहले बढ़ोतरी हुआ। फिर चाय के मूल्य में 25% क्या हो गई, कमी हो गई। क्या होगी, कमी हो गई, यही ना बोला। तब प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे, अब सोचना, थोड़ा सा आप लोग रुक जाइएगा, ठीक ना, जिनसे नहीं बनेगा। क्योंकि अगर ये सवाल अगर उन्हीं से बनेगा जो पहले मेरा क्लास किया होगा और मेरा लगातार मेरा क्लास कर रहा होगा, ठीक ना। और जा करके देखिएगा सर आपके। हाँ, एक बात और बता देना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे को डाउट है ना कि सर अरिहंत के बुक में बड़ा हार्ड क्वेश्चन है। देख भाई, जो अरिहंत के बुक में है ना क्वेश्चन, वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। हाँ, पॉलिटेक्निक अब वो लेवल नहीं रहा कि 9th-10th पढ़ने से पॉलिटेक्निक निकल जाएगा। खबरदार, ये आप गलत फहमी में हैं। पॉलिटेक्निक निकालने के लिए सर आपको कुछ थोड़ी सी एडवांस टर्म पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि 9th-10th पढ़ लिए पॉलिटेक्निक निकल गया, नहीं, सपना देखिएगा, ठीक ना। आइए, एक ही वस्तु पे, गौर से मेरा बात सुनिएगा, एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तब हम लोग AB फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। AB फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एक ही वस्तु पे
एक वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो ऐसे केस में हम लोग ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा आइएगा, ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%। मैंने परसेंटेज पढ़ाया हूं तो उसमें इस क्वेश्चन को भी हम करवाए थे, ठीक ना। आइएगा, चाय है, क्या है, चाय है, वस्तु तो एक ही गो है सर, ये वस्तु तो एक ही गो चाहिए ना है, और चाहिए पे लगातार 2 बार घटना घट गया। एक बार 20% की बढ़ोतरी हो गई, एक बार 25% की कमी हो गई। चाहिए पे एक ही चाहिए ना है सिर्फ रे, और यही चाय पे लगातार 2 बार घटना घट गया। एक बार 20% की बढ़ोतरी हो गई और दूसरा बार 25% की कमी हो गई। आइएगा, तो हम लोग ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं कब, जब एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घट जाए। आइए, पहला बोला 20% की बढ़ोतरी तो इसके आगे प्लस 20 कर देना, फिर बोला 25% की कमी तो इसके आगे माइनस लगा देना। जो कहेगा लाभ या बढ़ोतरी तो इसके आगे प्लस का सिंबल, और कहेगा कमी या हानि तो इसके आगे माइनस का सिंबल लगाइएगा। आइए, 20 को ए मानिए, 25 को आप बी मानिए, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। अच्छा, ए को हम क्या माने हैं 20, तो ये प्लस 20 होगा। बी को हम लोग क्या माने हैं 25 को बी हम लोग माने हैं, ये बी किसको माने हैं 25 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -25। आइएगा, प्लस ऊपर क्या है ए गुने बी, तो ए कितना है 20, अगुने बी कितना है तो -25 है ना, ये +20 है और ये कितना है -25 है, बट्टा नीचे कितना है आपका 100 है। ये 25 चौका कितना होगा 100 4 बार में, ये 5 चौक कितना होगा 20 5 बार में, ये प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस। अच्छा आइएगा, ये +20 -25, यहाँ पे -5 बचेगा, ये +20 और -25 तो कितना बचेगा रे बबुआ, तो +20 और -25 तो -5। यहाँ पे घटाइएगा तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो 20 को 5 बार में कटेगा 4 से, तो ये प्लस कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा देखो, ये माइनस गुने प्लस हो जाएगा -5, ये आ गया -5। अच्छा, -5 -5 होगा -10। इसका मतलब ये हुआ है जब इसके आगे माइनस आएगा ये अपने आप बताएगा किस चीज़ को, हानि को, और हानि को ही हम लोग क्या कहते हैं कमी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 10% क्या हुआ सर, ये हानि हुआ। 10% की क्या हुआ, तो ये 10% की क्या हुआ हानि हुआ, ठीक ना। 10% की क्या हुआ हानि हुआ। आपके ऑप्शन में 10% देगा, ऑप्शन नंबर कितना ए। समझ में आया कि नहीं आया। मैं हम क्या पूछ रहे हैं आप सबसे हम ये कह रहे हैं कि आप सबको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता कि आप सब क्वेश्चन लिखिएगा कि चीनी के मूल्य में 10% की बढ़ोतरी करने पे बिक्री में 5% की कमी हो जाती है। चीनी के मूल्य में 10% की बढ़ोतरी करने से बिक्री में 5% की कमी हो जाती है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले क्या बोला 10% की बढ़ोतरी बोला, फिर क्या बोला 5% की क्या हो जाती है कमी हो जाती है बिक्री में। बढ़ोतरी बोला तो प्लस लेना, कमी बोला तो माइनस लेना। अगर एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घट जाए तो ए बी फार्मूला लगाएंगे। तो हम लोग का फार्मूला होता है ए प्लस बी, अब प्लस क्या होता है ए बी बट्टा 100%। यहाँ पे ए के लेना, इसको लेना ए और इसको क्या कर लेना बी। हो सकता है इसको भी आप बी ले सकते हैं, इसको भी ए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे सो लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ए के जगह +10 चमकाएंगे, बी के जगह -5 चमकाएंगे रे मोहतरमा। आइएगा प्लस, यहाँ पे ए गुने बी, तो ए के जगह +10 चमकाएंगे, बी के जगह -5 चमकाएंगे, बट्टा नीचे 100 है रे मोहतरमा। ये 10 हैं के 100 रे बबुआ, ये 10 से कटेगा 5 कितना 2 बार में कटेगा रे बबुआ। यहाँ पे कितना हो गया, इस दोनों को घटाइएगा तो +5 बचेगा। ये कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस गुने प्लस हो जाएगा माइनस, और ये प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा -1/2। इसको करिएगा तो हो जाएगा 2 अपन दूनी 10 - 1 यानी कितना 9/2, यानी हमारा 9/2 कहे सर जी। यहाँ पे क्या होगा -9/2 यानी कितना, यानी +9/2 और 9/2 कहे तो कितना 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, 4 सही 1/2% की क्या हुआ तो कम लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। कैसे लाभ हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है 1/2, तो 10 में से 1 करेंगे तो आपका माइनस करेंगे 10 में से 1 तो 9 बचेगा, लेकिन वैल्यू क्या वाला आया? प्लस वाला। और जब वैल्यू प्लस वाला आया है इसका मतलब क्या हुआ कि लाभ हुआ। क्या हुआ? तो लाभ हुआ। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़िए ना जी। अब देखिए एक बात और बता देना चाहते हैं कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आइए अगला क्वेश्चन कहता है ना क्या, अगला क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है रे भाई। हाँ संभल जाना वरना विकेट गिरा देंगे क्वेश्चन से। आइए कहता है क्या कि एक व्यक्ति एक समान गति से तैरते हुए धारा की दिशा में 5 घंटे में 20 किलोमीटर तथा इतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर तैरता है तो धारा के वाहक की गति होगी। अच्छा क्वेश्चन जो है ना, ये जो सवाल है ना वो बड़ा ही तांडव करने वाला है। सवाल को आप लोग अंदर से नहीं समझ पाए होंगे, इसलिए नहीं समझ पाए होंगे ना कि क्वेश्चन के अंदर में छुपा हुआ इसका आंसर, क्वेश्चन के इस सवाल के अंदर में छुपा हुआ है आंसर। संभल जो रे बबुआ वरना शादी ना होवे। आओ देखिए कहता है क्या कि एक व्यक्ति एक समान गति से तैरते हुए धारा की दिशा में 5 घंटे में 20 किलोमीटर तथा इतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर तैर जाता है तो धारा के वाह की गति होगी। अच्छा अब सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, व्यक्ति की चाल और धारा दोनों का अलग अलग होगा, दिशा अलग अलग होगा ना। अच्छा एक चीज और गौर कर लीजिएगा, अगर मैं आपको बोलूं क्या क्या कि जैसे अगर हमें यहां पे क्वेश्चन क्या बोला, धारा की दिशा। अच्छा एक चीज गौर करिएगा, इधर पानी बह रही है, इस दिशा में पानी बह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक ना। इस दिशा में पानी बह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक। हमने स्पीड जो इसका है ना, इसका चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी दिशा में एक व्यक्ति यही पानी में तैर रहा है। अब सोचिएगा कि ये पानी में ये व्यक्ति जब तैर रहा है इसी दिशा में तैर रहा है, ठीक ना। जिस दिशा में पानी बह रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति तैर रहा है, तो इस पानी का जो दिशा चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो व्यक्ति भी यही दिशा में तैर रहा है, तो ये व्यक्ति द्वारा जो चाल होगा, वो व्यक्ति द्वारा जो चाल होगा और ये पानी का जो ओरिजिनल चाल होगा, वो दोनों चाल क्या हो जाएगा सर, ये जुट जाएगा। नहीं समझा? नहीं समझा तो ऐसे देखो, हम लोग चल रहे हैं और यही दिशा में हवा बह रही है, हम लोग इधर ही चल रहे हैं, हम चल रहे हैं इधर और यही दिशा में हवा बह रही है। तो अब सोचो रे बबुआ कि यहाँ से हम इधर जा रहे हैं हम इधर, अब हमको पीछे से हवा ठेल रहा होगा, तो मेरा जो ओरिजिनल बल है वो तो काम, जो ओरिजिनल चाल है वो तो होगा ही होगा। अब जो इसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा होगा हवा के द्वारा, तो दोनों जुट जाएगा, तो हम और स्पीड से चलना चालू कर देंगे आगे की ओर। करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो यही सवाल में छुपा हुआ है सर, जो मैं आपको समझाना चाह रहे थे, और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कहता है एक व्यक्ति समान गति से तैरते हुए धारा की दिशा में। अच्छा थोड़ा सा एक चीज इसमें मानना पड़ेगा, बेसिक से ही बना देते हैं। माना कि व्यक्ति द्वारा चाल तथा धारा x और y है, ठीक ना। माना कि व्यक्ति का चाल और धारा x और y है। अब सोचिएगा
ये गौर करिएगा, व्यक्ति का जो ओरिजिनल चाल है ना उसको हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं। व्यक्ति का जो ओरिजिनल चाल है उसको हम लोग एक्स माने हैं, और पानी का जो धारा का चाल है वो कितना माने हैं, बाई माने हैं, ठीक ना। धारा कितना है सर, वो बाई है, ठीक ना। किलोमीटर प्रति घंटा में दोनों, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही होगा। आइए अब क्या बोला क्वेश्चन कि व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति एक समान गति से तैरते हुए धारा की दिशा में 5 घंटे में 20 किलोमीटर। अच्छा अब देखिएगा, पानी इस दिशा में बह रही है, इस दिशा में पानी बह रही है, और इसी दिशा में और यही दिशा में एक व्यक्ति क्या कर रहा है सर, ये तैर रहा है, ठीक ना। इस तरीक़ा से व्यक्ति क्या कर रहा है, तैर रहा है। अब इस दिशा में धारा पानी बह रही है और यही दिशा में व्यक्ति तैर रहा है, तो ये जो धारा का ओरिजिनल चाल होगा अब प्लस ये व्यक्ति का जो चाल है, दोनों चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जुटेगा नहीं जुटेगा, जुटेगा ना। तो इसका मतलब ये जो व्यक्ति का जो चाल है वो और ये धारा का जो ओरिजिनल चाल है, पानी का धारा, दोनों जुट जाएगा, जुटेगा ना। आएगा तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। अच्छा यहाँ पे गौर करिएगा, हमको समय मालूम है, ठीक ना। समय कितना है, 5 घंटा। अच्छा ये गौर करिएगा, यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। समय इधर आएगा तो चाल इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। समय कितना है, 5 घंटा। दूरी कितना तय किया, 20 किलोमीटर। अच्छा किस दिशा में, धारा की दिशा में। अरे 20 किलोमीटर वो दूरी तय किया, वो 20 किलोमीटर वो दूरी तय किया, बट किस दिशा में। अरे खेला ना जइबो तो खेला देखना रे बबुआ, कह रहा है किस दिशा में, सॉरी भाई, किस दिशा में, तो धारा की दिशा में। अब तुम सोच कि वो व्यक्ति धारा की दिशा में ही तैर रहा है, तो वो व्यक्ति का चाल और धारा का चाल जुटेगा। इसका मतलब व्यक्ति का चाल और धारा का चाल जुटेगा तो चाल हो जाएगा x प्लस वाई। जो मैं समझाना चाह रहे थे वो आप लोग समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो समझ लीजिए कि शादी में दिक्कत होगा रे बबुआ। आइए तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा कितना, ये ठीक तो था, अच्छा रहने दो। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20/5। इसको काटिएगा 4 बार में कट जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना, 4। आइए x प्लस वाई का मान कितना हो गया, 4। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट आगे पढ़िएगा। कहता है एक व्यक्ति एक समान गति से तैरते हुए धारा की दिशा में 5 घंटे में 20 किलोमीटर तथा इतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर तैरता है। अच्छा धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर तैरता है, उतना ही समय में, बोला उतना ही समय में। अच्छा चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा समय। अब सोचिएगा जितना समय इसमें लगाया 5 घंटा, उतना ही जितना समय धारा की दिशा में वो तैरा है, उतना ही समय धारा के विपरीत दिशा में वो व्यक्ति तैर रहा है। तो समय चाल बराबर दूरी बटा समय। अब सोचिएगा तो चाल क्या हो जाएगा, अच्छा कितना दूरी तय करता है धारा के विपरीत दिशा में, 10 किलोमीटर। कितना समय में, तो उतना ही समय में। अब इसमें चाल क्या होगा, अब यहाँ पे गौर करिएगा, ये दूरी बटा समय है, धारा इधर बह रही है, ये धारा की दिशा है, ठीक ना। आइएगा और कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक ना। अब वो जो है ना धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है, धारा के विपरीत दिशा में तैर रहा है। अब सोचो धारा की दिशा इधर है लेकिन व्यक्ति की दिशा इधर है, धारा की दिशा इधर है लेकिन व्यक्ति की दिशा इधर है। तो अब सोचिएगा कि अब ये जो धारा की दिशा है, तो धारा तो इस व्यक्ति को उधर की ओर ठेलेगा, ये जो धारा की दिशा उधर है तो व्यक्ति को तो उधर ही नहीं ठेलेगा। जैसे हम लोग चल रहे हैं, ठीक ना, हवा बह रही है, हवा इधर जा रही है, ठीक ना, हवा इधर से इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो हवा उधर से हमको ठेल रहा होगा इधर की ओर, लेकिन हम बलजबरी जा रहे हैं इधर। तो हमको जो हवा का फोर्स होगा, हवा का जो चाल होगा, उसको हमको टक्कर मार के हमको आगे बढ़ना पड़ रहा होगा, ठीक ना। आइए तो यही बातें है, इसका मतलब यहाँ पे चाल घट जाएगा
तो ये हो जाएगा x माइनस बाई, क्योंकि ये जो इसका ओरिजिनल चाल होगा, व्यक्ति का जो ओरिजिनल चाल होगा उसमें धारा की चाल को घटाना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति उतना ही तैर पा रहा होगा, ठीक ना। आइए 5 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, ये x माइनस बाई बराबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण 2 बोल दीजिए, इसको समीकरण 1 बोल दीजिए, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, आंसर निकल जाएगा। आइए समीकरण को जोड़ेंगे तो x प्लस बाई बराबर 4, x माइनस बाई बराबर 2, x प्लस बाई बराबर 4 और x माइनस बाई बराबर 2, ये बाई से बाई गला खोपचा में, और ये हो गया 2x, ये हो गया 8, 2 से काटेंगे 8 को 4 बार में, x बराबर 4, और ये x का मान पुट कर दिए समीकरण 1 चाहे 2 में। अब समीकरण 1 से, ठीक ना, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, x प्लस बाई बराबर 4, आइएगा x का मान कितना आया है 4, प्लस बाई बराबर बराबर कितना है 4, ये प्लस 4 होने के, अरे रे 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 मामला गड़बड़ हो गया का, तेरे बिना जीना। अच्छा हमका किसका चाल पूछा रे, अच्छा धारा के वाहक की गति होगी, रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा सा लफड़ा मामला फंस गए का रे बबुआ। अरे यार देखना यहाँ पे गलत नहीं हो गया है, यहाँ पे 2x बाई से बाई गला खोपचा में, 4 और 2 6, काटो इसको 3 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना हो गया 3, यानी कि ये जो हमारा चाल, व्यक्ति का चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दो तो बाई का मान निकल जाएगा, धारा का चाल निकल जाएगा, व्यक्ति का चाल आया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अब धारा का यहाँ से चाल निकल जाएगा, x प्लस बाई बराबर 4 है समीकरण 1, इसमें बाई x का मान पुट कर दो, जब x का मान पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना, x की जगह 3 हो जाएगा, अब प्लस बाई बराबर कितना 4, ये इधर गया तो बाई बराबर 4 माइनस 3, यानी बाई का मान कितना हो गया 1 हो गया, ठीक ना। यानी धारा का चाल कितना आ गया सर, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा था कि धारा की चाल क्या होगी, धारा की गति क्या होगी, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां तक समझे या नहीं समझे, एक बार सर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला लेकर, अगला सवाल क्यों आइएगा, देखिए अगला सवाल कहता है ना क्या, कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। आइए अच्छा जी आप सब गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना, चलिए छोड़िए थोड़ा सा टाइम कम है सर, सवाल को ही खींचते हैं बाद में बताएंगे। कहता है लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। अच्छा लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, औसत का मैंने एक महामैराथन क्लास दिया हूँ, ठीक ना, जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर लेना, पॉलिटेक्निक एग्जाम औसत महामैराथन क्लास संदीप कुमार, आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक ना, देख लेना जाकर के। जब क्वेश्चन आता है कि लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत जब पूछेगा, लगातार अच्छा 15 तक, देखो यहां बोला है तक, 15 तक कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, यहां तक से पकड़ना है, ठीक ना, घनों का औसत, तब इसका फॉर्मूला होता है औसत बराबर n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 4। यहाँ पे n की जगह कितना हो जाएगा 15, ये हो गया 15 गुने 15, एक जोड़ देंगे 16 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टा नीचे 4 है, ये 15 आइएगा सर। यहाँ पे देखिए ये 16 का स्क्वायर कितना होता है, ऐसा 16 का स्क्वायर है ना, तो इसको लिख सकते हैं 16 गुने 16, अब बट्टा नीचे 4 है, 4 चौक हो गया 16, 4 बार में गला खोपचा में आइएगा, इसको गुना कर दिए सर तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 चौक का कितना 6 चौक 24, 16 चौक का 64, अब प्लस कितना 15 गुने 15, ठीक ना, आइएगा तो ये 64 गुने 15, इसको गुना कर दीजिए, शायद आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा, ठीक ना, कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा, ओके 960 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ना 5 चौक 20, तो आइए गया लास्ट में 0, 960। चलिए आइए अगला क्वेश्चन कहता है ना क्या, कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। हम एक को गाने सीखे अपने ज़िंदगी में, ठीक ना, दूसरा गाना अभी तक सीखे ही नहीं है। आइए ये वाला सवाल मैं नहीं पढ़ाऊंगा सर, क्योंकि ये सवाल अगर आप नहीं बना रहे हैं ना तो आप बेकार का पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं। कहता है यदि A/B बराबर 2/3 तथा B/C बराबर 4/5, तो A+B/B+C का मान क्या होगा।
देखो यहाँ पे गौर करना, ये सवाल तो आप सबको बनाना चाहिए सर, इसको मैं जल्दी खींच देता हूँ। कहता है A/B बराबर कितना है, 3/2। फिर क्या बोला है, 2/3 है रे भाई, 2/3। फिर क्या बोला जी, तो कह रहा है B/C बराबर 4/5। तो कह रहा है A प्लस B का रेशियो, फिर बोला B प्लस C का रेशियो क्या होगा। देखिए इधर यहाँ पे गौर करिएगा, बोला A/B परपोर्शन B/C है, A/B का वैल्यू कितना है, 2/3 परपोर्शन, या इक्वल टू दे दो, नहीं समझ में आता तो इक्वल टू दे दो, क्योंकि कितना परपोर्शन का सिंबल नहीं आता होगा समझ में। यहाँ पे 4/5 है। आइए देखिए, यहाँ पे B भी, यहाँ पे भी B, तो जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है, तो यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B का वैल्यू 3 है, तो ये 3 को इस पूरा में गुना कर दो, और यहाँ पे B के सामने 4 है, तो ये 4 को ही पूरा में गुना कर दो। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और 3 को इससे गुना करेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और 5 तिया कितना हो जाएगा 15, इक्वल टू, यहाँ देखो ये 12 A 12 बराबर हो गया, इसका मतलब A बराबर 8 आइएगा, B बराबर 12, और ये C बराबर कितना हो गया 15। हमसे क्या पूछा है, A प्लस B, तो A प्लस B, A का वैल्यू कितना है 8, 8 और B का वैल्यू कितना 12, 8 और 12 कितना हो जाएगा 20, यानी 20/, B प्लस C का वैल्यू कितना 12 15, यानी 5 और 3 8, आइए सॉरी 5 और 2 कितना 7, यहाँ पे 5 और 2 7, 1 1 2, यानी कितना हो गया 27, यानी 20/27। आपके क्वेश्चन में आंसर दे रहा होगा 20/27, 20/27, 20/27, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए आप देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर का आता है ना, कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4:7 तथा इनका गुणनफल 18,144 है, ठीक ना। तो ये संख्याएं हैं क्या, 3 संख्याएं, ठीक ना, जो 3:4:7 है। तो संख्या को x मान लो, माना संख्या क्या है, तो माना संख्या x है, तो हो जाएगा 3x 4x 7x, जिसका गुणनफल कितना दिया हुआ है 18,144 है, यही ना है। 3 संख्याएं 3:4:7 के अनुपात है, तो संख्या को हम लोग x ने मान लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x गुने 4x गुने 7x, क्योंकि सभी का गुणनफल दिया हुआ है कितना 18,144, तो सबको गुना कर दिए। आएगा ये कितना हो जाएगा सर, ये x गुने x गुने x हो जाएगा, x क्यू हो जाएगा 7 चौक 28, 28 गुने कितना 3, देखिए यहाँ 8 चौक कितना 8 का 16 24 के 4, और 3 दूनी 6, 6 दू कितना 8, यानी कितना 8 तिया 28 तिया 84, यानी कितना हो गया ये 84 हो गया। ये 84 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18,144, ये गुना में नीचे आएगा भागा में, तो ये x की इक्वल टू हो जाएगा 18,144 बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 84, 84 से काटिएगा रे महत्तर में, तो कितना बार में कटेगा 216 बार में कट जाएगा। 84 से इसको भाग दीजिएगा ना तो 216 बार में कट जाएगा। एक्स क्यू बराबर कितना हो जाएगा 216, 216 किसका क्यू है, तो 216 जो है ना वो 6 का क्यू है, क्यू से क्यू गला खोपचा में, एक्स बराबर कितना हो गया 6, यानी एक्स का मान कितना आया 6, एक्स का मान कितना आया 6 आएगा। हमको तीनों संख्या पता करना था। पहला संख्या 3:4:7 के अनुपात में है, तो ये 3x अनुपात 4x अनुपात 7x आइएगा। 6x का मान कितना है 6, तो 6 तिया 18 अनुपात x का मान कितना है 6, 6 चौक कितना 24 और 7 छक 42, यानी 18 24 कितना 42 दे रहा है रे, 18 24 42 ऑप्शन नंबर सी। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, उम्मीद करता हूँ रहेगा भी दिक्कत नहीं, क्योंकि जहाँ पे हम रहेंगे वहाँ पे दिक्कत किस बात की। आइए अगला सवाल कहता है ना, आपके स्क्रीन के पेज से आपके स्क्रीन पे पेश है सर, और इस सवाल को सबसे पहले आप सब बनाइए, इसके बाद मैं बनाऊँगा, ठीक ना, क्योंकि सब हल्का सवाल है। कहता है ना, तुझे देख कर जीता हूँ हम, तुझे देख कर जीता हूँ हम। आइए कहता है क्या, अधिक किसी बारंबारता बटन के लिए समांतर माध्य 25 है। अच्छा, समांतर माध्य कितना है 25 है। मानक विचलन
अच्छा, मानक विचलन, इसको किसका किसका फॉर्मूला याद है? किस किस लौंडा को ये फॉर्मूला याद है? हमसे क्या पूछा? विक्षेपण गुणांक, विक्षेपण, मानक विचलन और माध्य में किसको किसको फॉर्मूला याद है? कमेंट करिएगा। विक्षेपण गुणांक, ठीक ना, गुणांक आइएगा इक्वल टू हमें निकालना है। अब देखिए सबसे पहली बात गौर करिएगा, तेरे बिना जीना, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? कहाँ गया रेड पेन? इसका फॉर्मूला होता है मानक विक्षेपण गुणांक बराबर मानक विचलन बटा समांतर माध्य भी लिख सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट माध्य भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अगुणे कितना? 100। मानक विचलन विक्षेपण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बट्टा माध्य गुणे 100, ठीक ना। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, एगो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। कभी कभी आपको मानक विचलन निकालने के लिए कहेगा, विक्षेपण गुणांक दिया रहेगा, माध्य दिया रहेगा। कभी कभी माध्य निकालने के लिए कहेगा, विक्षेपण गुणांक दिया रहेगा और मानक विचलन दिया रहेगा, ठीक ना। आइए, हमसे पूछा क्या है? विक्षेपण गुणांक, मानक विचलन कितना है? 8 बट्टा माध्य कितना है? 25 गुणे 100, 25 चौका 100, 4 बार में 8 चौक 32, यानी आंसर कितना आ गया? 32। आपका ऑप्शन में दे रहा है 32, वो देगा, वो कहेगा मम्मी पप्पा 32, ऑप्शन नंबर डी आया ना रे, डी। आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, और जो भी लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर, और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। नहीं करोगे? कह रहा है सर, कर दिए, हाँ थैंक यू। चलिए आइए सर, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ना क्या कि शादी करोगे क्या आइए, अरे मौज करके पढ़ते न चलो भाई, मौज करना ही पढ़ना है, ठीक ना। आइए, कहता है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर, भुजा का कर्ण पर प्रक्षेप होगा। अच्छा देखो, एक बात गौर कर लो सर, बहुत सारे बंदा को याद भी होगा, नहीं तो फिगर बना करके आप खुद से पता कर सकते हैं, ठीक ना। प्रक्षेप बराबर होता है कर्ण बट्टा 2, ठीक ना। ये तो बहुत लोग जानता भी होगा, क्योंकि इसका कुछ है नहीं, बस फार्मूला क्या है ये फिगर बनाइएगा, खुद पता चल जाएगा, ठीक ना। लेकिन मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक ना। प्रक्षेप बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टा 2। हमें क्या बोला क्वेश्चन में कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो कर्ण का प्रक्षेप होगा, ए बाबू रे देखो ना रे भाई, तो देखो ना रे भाई। अच्छा क्या बोला है सर कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, भुजा का कर्ण पर प्रक्षेप होगा। एक चीज बात कभी गौर करिएगा सर, यहाँ पे इसलिए एक बात को गौर करिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। तो मानिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ये है, तो ये वाला भुजा 8 है, तो ये वाला भी भुजा 8 होगा, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होता है, ठीक ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का 2 भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये वाला भुजा निकाल दो, तो ये वाला भुजा कर्ण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला भुजा का बराबर है, तो ये कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते नहीं हैं, ये वाला भुजा बराबर है, तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, अब प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 64, 64 4 4 8, और 6 कितना? 12, यानी हो गया 112 आएगा, ये स्क्वायर होने के रूट में, यानी इसको लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर 64।
तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 64 गुने 2, यह स्क्वायर में गया रूट में, यानी ये कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 64 गुने 2, इसको करिएगा सर, ये रूट अंडर 64 का वैल्यू 8 होगा और ये रूट अंडर 2 अंदर में ही रह जाएगा, यानी हमारा कर्ण आ जाएगा 8 रूट 2, प्रक्षेप बराबर होता है कर्ण बट्टा 2, यानी 8 रूट 2 बट्टा 2 आएगा। काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, यानी कितना हो जाएगा आंसर 4 रूट 2। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं जो बोला वो चमका कि नहीं चमका? देखो बोला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब दो भुजा बराबर होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, जिसमें से एक भुजा दिया हुआ था 8, इसका मतलब ये 8 तो ये भी 8, तो हम लोग कर्ण निकाल लिए, तो ये कर्ण हमारा हो गया 90 के सामने वाला ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये भी 8 है ये भी 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 64 128, 128 को गुना करिए तो 64 गुने 2 हो जाएगा। अच्छा ये स्क्वायर बन गया रूट में, तो रूट अंडर 64 गुने 2, तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और रूट अंडर 2 तो रूट अंडर 2 ही रह जाएगा, यानी 8 रूट 2 आ गया कर्ण। तो प्रक्षेप बराबर होता है कर्ण बट्टा 2, तो कर्ण का 8 रूट 2 बट्टा 2 यानी 4 रूट 2। किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है तो संदीप कुमार से मिलिए, सारी दिक्कत दूर हो जाएगा। आइए अगला सवाल कहता है ना क्या कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है, प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ हो जाता है। आइए सर होगा ही, क्यों नहीं होगा, प्यार में होता ही है। आइए अब देखिए अगला कहता है ना कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई क्रमशः 2 और 3 सेंटीमीटर, उसके क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। अच्छा इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ये वाला सवाल तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाला सवाल मैंने लाखों बार बताया हूँ। कह रहा 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। जब भी पूछे आपसे क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक ना, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो दोनों पे स्क्वायर कर देना, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4:9 हो जाएगा आंसर इसका। 2:3 है ना, तो 4:9 हो जाएगा इसका आंसर। आइएगा पहला का तो आंसर हो गया। इसी पे एक और क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का क्रमशः दिया हुआ 25 और 36 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जब भी क्षेत्रफल आपको निकालना रहता है तो स्क्वायर करना होता है, और जब क्षेत्रफल निकालना दिया रहे तो जब भुजा निकालना हो, ठीक ना, भुजा बोले या फिर इसी को ऊंचाई बोलिए, कोई भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो भुजा जब निकालना है तो उस पर रूट कर देना है, ठीक ना। तो रूट अंडर कितना दिया हुआ है 25 है, तो रूट अंडर 25 कर दो, फिर 36 दिया हुआ है रूट अंडर 36 कर दो, ये 5, ये कितना हो जाएगा 6, यानी हमारा कितना हो जाएगा 5:6, 5:6, 5:6। चलिए आइए अगला सवाल कहता है ना क्या कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। आइए कहता है सर देखिए वो फिगर वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। अब फिगर वाला एगो अबे करेगा रे बबुआ, हाँ एकरा में कोई शक नहीं है कि ये नहीं आएगा, एगो अबे करेगा। कहता है ये वाला यहाँ से यहाँ सर ये ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, ये वाला डी है, ये 6 है, ये 5 है। कह रहा है चित्र में रेखाखंड एडी त्रिभुज एबीसी के कोण ए का अर्धक है। अच्छा त्रिभुज एबीसी के कोण ए का अर्धक है, बिंदु डी भुजा बीसी पर स्थित है, बिंदु डी भुजा एसी पर एबी पर बीसी पर स्थित है, बिंदु डी भुजा बीसी पे स्थित है, तो बीडी और डीसी का अनुपात क्या होगा। देखो जब बोला है कि कोण ए क्या है, कोण ए का अर्धक है, क्या है अर्धक है। जब बोला कोण ए का अर्धक है, ऐसे केस में ये बीडी अब बट्टा डीसी, ये बीडी बट्टा डीसी बराबर क्लास 9th में पढ़ने का था, बराबर ए बी बट्टा ए सी, यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का अनुपात बराबर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का अनुपात, ठीक ना। तो आइएगा ये आपका हो जाएगा बी डी बट्टा डी सी बराबर ए बी का वैल्यू कितना, यहाँ से यहाँ 6, ए सी का वैल्यू यहाँ से यहाँ कितना, सॉरी यहाँ से यहाँ ए बी का वैल्यू 5 और ए सी का वैल्यू यहाँ से यहाँ 6, यानी हमारा ये हो गया बी डी अनुपात डी सी बराबर 5:6। ये 5:6 ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, ठीक ना। आइए अगला सवाल कहता है ना क्या कि तेरे बिना जीना
अब मुश्किल है। आइए एक बात और बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि आप सब जिस तरीका से पढ़ रहे हैं सर, उस तरीका से पढ़ने से आप टॉप नहीं कर पाइएगा, ठीक ना। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि जाकर के पेड कोर्स खरीद लीजिए। मात्र 300 का कोर्स है सर, ठीक ना। ये 300 कोई छोट बड़ा रकम है रे, 300 खा जाता है। वो टी शर्ट मान लो कि वो टी शर्ट नहीं खरीदेंगे, ठीक ना, लेकिन सरकारी कॉलेज तो पहुँच जाएंगे ना। क्या दिक्कत है, वो टी शर्ट नहीं खरीदेंगे 300 में, सरकारी कॉलेज तो पहुंच जाएंगे। और जो भी लोग गेस क्वेश्चन नहीं खरीदा, जिसका प्राइस अभी मात्र 60 रुपये ले रहा हूँ, ठीक ना, 100 रुपया प्राइस है लेकिन 60 ले रहा हूँ, तो जाकर के उस कोर्स खरीद लीजिए PDF गेस क्वेश्चन। क्योंकि उसको खरीदने के लिए वो जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ उसी व्हाट्सअप नंबर पे पैसा पेमेंट कर दीजिएगा ऑनलाइन, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, और वही व्हाट्सअप नंबर पर पैसा पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा सर कि मुझे गेस क्वेश्चन चाहिए, आपको मिल जाएगा। आइए अगला सवाल कहता है ना कि अधिक cosec x प्लस cot x बराबर a, तो cos x का मान क्या होगा। कह रहा है अधिक cosec x प्लस cot x बराबर a, तो cos x बराबर क्या होगा। चलिए ये सवाल को आप सब बनाइएगा, ठीक ना। और एक सवाल और दे देता हूँ, ठीक ना, 2 सवाल आप सबको दे रहा हूँ और दोनों सवाल बनाइएगा और अगला क्लास में दोनों सवाल को मैं खुद बनाऊंगा फिर, ठीक ना। कहता है साइन पे पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का मान होगा। पहला जो क्वेश्चन, इससे जो पिछला क्वेश्चन था ना कि cosec x अब प्लस कॉट एक्स बराबर a है, तो इसको कर दीजिएगा cosec x माइनस कॉट एक्स बराबर कितना 1/a, तब आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आइए दोनों समीकरण को जोड़ दीजिएगा, तो कॉट से कॉट गला खोपचा में, ये हो जाएगा 2 cosec x, जोड़ेंगे तो a प्लस 1/a हो जाएगा। इसको यहाँ पर a को एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 1, सॉरी a गुने a हो जाएगा कितना, a गुने हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे कितना 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो ये आपका cosec x बराबर cosec थीटा बराबर हो जाएगा 2a। इसको cosec थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, और इसी को रख दो h/p हो जाएगा। h का मान हमको मालूम हो गया a स्क्वायर प्लस 1, और ये हमको p का मान मालूम हो गया कितना 2a। हमको b निकाल देना है सर, b इक्वल टू वाट, यहाँ से निकाल दीजिएगा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से b का वैल्यू निकाल करके, अरे b का वैल्यू निकाल करके, ये कच्ची हुआ तोरा रे बबुआ, b का वैल्यू निकाल देना है और b का वैल्यू निकाल करके सर आप cos थीटा बता दीजिएगा, ठीक ना। ओके आइए अब वो पहला बना ही लीजिएगा। तो थैंक यू सर, लव यू, बड़ा पसीना चल रहा है सर। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।